हाय फ्रेंड्स, इंस्पायर एकेडमी सीधी ऑनलाइन ग्रुप पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम विश्व के भूगोल के अंतर्गत अक्षांश व देशांतर अर्थात लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह हमारा विश्व के भूगोल के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक है, अक्षांश व देशांतर। और हमने ज्योग्राफी का जो चैप्टर शुरू किया है तो इसमें लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका महत्व क्या है, क्योंकि अब जब हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे तभी हम यह जान पाएंगे कि जो 360 डिग्री का हमारा जो ग्लोब है, जो हमारा पृथ्वी है हमारी, तो उसमें कौन सा देश कहाँ पर है और दो देशों के बीच में क्या दूरी है, क्या डिस्टेंस है। तो उसको समझने के लिए हमको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आइए हम आज का चैप्टर शुरू करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो जो हमारा परिचय आज हम देखेंगे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं क्या। तो पृथ्वी का केंद्र जो हमारा है, सेंटर पॉइंट्स, पृथ्वी के केंद्र से ये जो विषुवत रेखा मानी गई है, त्रिज्या, रेडियस, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के सापेक्ष मापी गई कोणीय दूरी जो होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अक्षांश कहलाती है। मापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। पृथ्वी के केंद्र से और विषुवत रेखा के सापेक्ष मापी गई जो कोणीय दूरी है हमारी, वो क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। और दो समानांतर अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा जो होती है वो अक्षांश रेखा कहलाती है। तो अक्षांश रेखा तो ये हो गई कि 0 डिग्री विषुवत रेखा के सापेक्ष 90 डिग्री पर जो हमारी सर्कल बनती जा रही हैं उनको हम क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। जैसे अगर हम ये चर्चा करें यहाँ पे, तो जो 90 डिग्री ये हमारा जो अक्षांश बनती जा रही है विषुवत रेखा के सापेक्ष, इसको हम अक्षांश कहते हैं। ये अक्षांश रेखाएँ कहलाती हैं। अक्ष पर पड़ी हुई रेखाएं भी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इसको आपने समान रूप में पढ़ा है, जाना है। फिर हम देखते हैं कि देशांतर रेखा क्या होती है। तो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 180 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर खींची गई रेखाएं जो होती हैं वो हमारी क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। यह मानी गई है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो भी देशांतर रेखाओं के उसमें मानी गई है। तो चलिए अब हमने देखा कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो रेखाएं आ रही हैं उसे हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है ये रेखाएं ये बनी क्यों, क्या कारण है इनका। अगर यदि पृथ्वी में हम ये ईस्ट और वेस्ट से ही क्यों ले रहे हैं, हमने अक्षांश रेखाओं को उत्तर से दक्षिण क्यों नहीं माना। तो अक्षांश रेखाओं को उत्तर से दक्षिण इसलिए नहीं माना कि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पृथ्वी हमारी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो ये हमारी धुरियाँ कहलाई, क्योंकि घूर्णन गति जो हमारी वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और ये बेस हो रहा है। तो जब ये बेस है यहाँ पर तो ये ध्रुव कहलाए हमारे, जिसको हमने दो बराबर भागों में बांटा। एक तो हमारा जो हुआ वो हुआ उत्तरी ध्रुव, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये हमारा उत्तरी ध्रुव हुआ। और ये जो हमारा पार्ट हुआ वो हुआ हमारा दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव का पार्ट हुआ। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव हो गए हमारा। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो जो दो अक्षांश रेखाएं और दो देशांतर रेखाएं हमेशा 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काटती हैं, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और दो अक्षांश रेखाओं और दो देशांतर रेखाओं के द्वारा काटी गई रेखाओं को काटे गया और उसका जो बीच का क्षेत्र है वो ग्रिड कहलाता है। ये ग्रिड एग्जाम में पूछता है कि ग्रिडिंग सिस्टम क्या है अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। तो दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाओं से काटी गई या उसका जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिड कहते हैं। दो देशांतर रेखा, दो अक्षांश और दो देशांतर रेखाएं जो होती हैं हमेशा समकोण पे काटती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बारे में, अक्षांश रेखाओं की जो दूरी क्या होती है। तो चूंकि ये वीडियो हम अक्षांश रेखाओं पर चर्चा कर रहे हैं, तो दो अक्षांश रेखा अर्थात मान लीजिए यदि एक ये अक्षांश रेखा हो गई और एक ये अक्षांश रेखा हो गई 0 डिग्री और ये मान लीजिए 1 डिग्री, तो दो अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो 111 किलोमीटर मानी गई है, 111 किलोमीटर। और ये जो मान है ये अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग है। जैसे यदि हम चर्चा करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर इसका जो मान होता है वो हो जाता है 111.7 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर ये मान होता है 110.6 किलोमीटर। तो ये अलग अलग मान हैं इसके। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं की दूरी तो हमने पढ़ ली। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि इनका कटिबंध क्या होता है, जोन। तो अक्षांश, चूँकि हम अक्षांश रेखा आज पढ़ रहे हैं तो अक्षांश रेखाओं पर जब हम कटिबंध पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो अक्षांश रेखाओं का जो कटिबंध है वो 3 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला हमारा होता है शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध
फिर हमने देखा यहाँ पे शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, फिर हमने देखा यहाँ पे शीत कटिबंध। तो ये 3 कटिबंधों के रूप में इसमें क्या किया गया है, बांटा गया है। तो आइए हम समझते हैं कि शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध क्या है। तो चूंकि भूमध्य रेखा से लेकर के और उत्तरी ध्रुवों की ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो हमारा है, जहाँ पे कर्क रेखा स्थित है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर यहाँ पे भूमध्य रेखा हमारी 0 डिग्री पर स्थित है, जिसको हम विषुवत रेखा, विषुवत वृत्त के रूप में भी जानते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की ओर मकर रेखा है। फिर हम चर्चा करते हैं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आर्कटिक वृत्त का, अंटार्कटिक वृत्त का क्षेत्र है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर आर्कटिक वृत्त का क्षेत्र है। तो इस प्रकार अब हम कटिबंध के रूप में समझते हैं। मुख्यतः 3 कटिबंध हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, माना गया है। ये जो क्षेत्र हमारा है ये उष्ण कटिबंध का क्षेत्र हमारा माना गया है। फिर इसकी विशेषताएं क्या है वो हम अभी हम पढ़ेंगे उसको। और इसके बाद 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त उत्तरी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र ये माना गया है, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो क्षेत्र है वो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। फिर 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 90 डिग्री के बीच या 0 डिग्री पे जो हमारे ये मान यहाँ पे आ रहा है, तो ये है हमारा दक्षिणी शीत कटिबंध और ये हमारा उत्तरी शीत कटिबंध। तो ये हमने इनके बारे में अभी चर्चाएं की। तो जैसा आपको ये दिख रहा है यहाँ पे, ये पॉइंट्स जो हो गए हमारे, ये दक्षिणी शीत कटिबंध, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र हो गया, ये दक्षिणी शीत कटिबंध का क्षेत्र हो गया, ये उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उष्ण कटिबंध हो गया। अब इनका हम महत्व समझते हैं कि ये है क्या अक्षांश के आधार पर। तो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र होता है वो कटिबंध या जोन कहलाता है। और सूर्य की किरणों के आधार पर जो किरणें पड़ती हैं और मौसमी परिवर्तन के आधार पर हमने 3 कटिबंध के रूप में यहाँ पे जाना है पृथ्वी पर, कि शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध। तो जो हमारा, जैसा कि हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि जो हमारी, मान लीजिए कि ये सन है, सन की किरणें जो हैं हमारी, सूर्य की किरणें हैं, ये पृथ्वी है। तो जब हमारी भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो 21 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर 21 मार्च और 23 सितंबर पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 21 जून को कर्क रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर, और जो हमारा 22 दिसंबर का क्षेत्र है मकर रेखा पर, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। तो साल में 2 बार ऐसी कौन सी रेखा है जिस पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वो भूमध्य रेखा है।
भूमध्य रेखा का जो तापमान होता है वो उच्च तापमान का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर गर्मी अत्यधिक मात्रा में पड़ती है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सूर्य की किरणें 2 बार साल में 2 बार क्या पड़ रही हैं, तीव्र गति से तेज पड़ रही हैं और सीधी किरणें पड़ती हैं। इसलिए ये जो क्षेत्र हमारे कहलाते हैं ये उष्णकटिबंधीय जोन कहलाते हैं, उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो न्यूनतम होता है, लेकिन ध्रुवों पर जब वो मान बढ़ता जाता है उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुवों की ओर, तो वो मान बढ़ता चला जाता है। चूँकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसलिए इसका उत्तरी क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी क्षेत्र हमारा दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी ध्रुव हमारे उत्तरी ध्रुव कहलाती है और ये दक्षिणी ध्रुव कहलाती है। अब भूमध्य रेखा की एक और विशेषता है कि विषुवत रेखा, अर्थात यहाँ पे विषुवत रेखा के रूप में यह माना गया है, यह केंद्र माना गया है। तो अब हमने यहाँ पे भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पे क्या होता है, ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। आइए अब हम चर्चा करते हैं कि भूमध्य रेखा को कौन सी ऐसी नदी है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अफ्रीका की जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा और ये एग्जाम में पूछता है। और कर्क रेखा, जैसा कि कर्क रेखा जो है, अब भारत हमारा 8 डिग्री, तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का महत्व क्या है, तो जो हम अभी अब पढ़ रहे हैं, तो यदि हम समझने की कोशिश करें कि भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है, तो जो भारत की अक्षांशीय देशांतरी विस्तार के बारे में यदि हम चर्चा करें, तो भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य और 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। तो यही पॉइंट्स हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और कर्क रेखा जो है वो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, समानांतर भागों में डिवाइड करती है। तो कर्क रेखा कितने स्थित है, 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा यदि स्थित है तो भारत जो हमारा है उत्तरी अक्षांश, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, तो भारत हमारा यहाँ पर है। और भारत का जो हमारा आधा भाग है वो उष्णकटिबंध क्षेत्र में, और उत्तरी भाग जो हमारा है वो उत्तरी शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है, जहाँ सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं और यहाँ पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। और इसीलिए साउथ के क्षेत्र में गर्म क्षेत्र होता है, यहाँ का तापमान जो होता है वो उच्च होता है। और हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में जो पढ़ा था, तो यहाँ पे सम जलवायु होती है, शीत ऋतु में अधिक ठंड और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी पड़ती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जब हम अगली वीडियो में देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमने इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। फिर आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि कर्क रेखा से लेकर के और उत्तरी शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र क्या होता है। तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री से लेकर के और आर्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उत्तरी शीतोष्णकटिबंध का क्षेत्र होता है। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो तिरछी पड़ती हैं, यहाँ पर शीत क्षेत्र होता है और यहाँ पे ठंड का माहौल अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा पाया जाता है और उच्च तापमान का जो क्षेत्र होता है वो न्यूनतम होता है। यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध के क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि आर्कटिक वृत्त से लेकर के केंद्र पर जो हमारी सेंटर पॉइंट्स पर जो हमारा क्षेत्र कहला रहा है आर्कटिक वृत्त का, ये ध्रुवों पर स्थित है और ध्रुवीय प्रदेशों के रूप में भी यह जाना जाता है। यहाँ पर ये ठंडे प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली तौर पर सूर्य की किरणें जो होती हैं वो लंबवत नहीं पड़ पाती हैं, बहुत तिरछी किरणें पड़ती हैं, जिससे यहाँ का तापमान भी होता है जो न्यूनतम होता है। और अगर हम दक्षिणी शीत कटिबंध के बारे में बात करें यहाँ पर, तो आप अंटार्कटिक वृत्त के जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, तो ये बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र होता है और इसीलिए इसे सफ़ेद मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। तो आर्कटिक वृत्त जो होता है इसका जो क्षेत्र है हमारा वो कनाडा ग्रेट बैरियर झील जो है वो वहाँ से गुजरती है। और अंटार्कटिक वृत्त का जो क्षेत्र हमारा है तो ये आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये ध्रुवीय प्रदेश जो हमारे हैं तो वहाँ पर पाया जाता है। भूमध्य रेखा जो हमारी है तो एशिया का क्षेत्र जो हो गया हमारा और अन्य देशों के बीच से गुजरती है। पर भारत को जो 2 बराबर भागों में बांटती है, भारत का ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो कर्क रेखा है जिसको 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आज हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं और अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। अब हम अगली वीडियो में अपने देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे और देशांतर रेखाओं से सबसे महत्वपूर्ण जुड़ी हुई चीज़ है टाइम जोन। किसी भी देश का जो टाइम जोन होता है वो कैसे अलग अलग होता है, कैसे वहाँ पे समय को मेजर किया जाता है, वो कैसे एक ही देश में अलग अलग टाइम जोन होते हैं। जैसे इंडिया का एक ही टाइम जोन है, दूसरा टाइम जोन अभी असम का चल रहा है बनाने के लिए, तो फिर हम उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये अक्षांशीय विस्तार वाली जो वीडियो है वो समझ में आई होगी। जब हम ऋतु परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे अभी और कलाओं के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको और डिटेल से समझेंगे। अभी हमने बेसिक नॉलेज के बारे में अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ा है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। थैंक यू, धन्यवाद।